Hi to all, welcome back to the channel. Tomorrow you are having your exam, Language 2 Literature, Bagla 137, right? It's 4th of November 2025. Okay, so let's start. We are going to do one shot in this whole video and अच्छे से attentively सुनना, आपका काम हो जाएगा. Okay, so language and literature both are different words. ये दोनों अलग अलग होते हैं. Although language literature का ही एक part है. लैंग्वेज जो भी आप चीजें कन्वर्स कर रहे हो, किसी से भी बात करते टाइम आप जो भी फ्रेजेस यूज कर रहे हो, जो भी सिंबल्स यूज कर रहे हो, दैट इज योर लैंग्वेज. एंड अगर आप उन्हीं फ्रेजेस से एक मीनिंग फुल एक्सप्रेशन या फिर एक डीप मीनिंग फॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज योर लिटरेचर. सपोज टाइम इज अ थीफ. अगर हम इसका लिटरली मीनिंग देखें वर्ड टू वर्ड, सो दैट इज कि अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स इज अ थीफ. And here time is also a thief. But अगर हम इसका literally meaning देखें, that time steals our moment, that's why it is called as thief. And thief although is a person who steals things, right? In everyday language expresses information, जो कि आपकी normal basic language आप जो भी conversing के लिए use करते हो. But literature language expresses deeper meanings. जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसका literally meaning देख रहे थे, तो सॉरी लैंग्वेज वाइज मीनिंग देख रहे थे, तो क्या था? टाइम इज अ थीफ. हमने टाइम को थीफ बोला था, बट इन व्हाट वे? मेटामॉर्फिकली. दैट इज योर लिटरली मीनिंग क्या था कि टाइम हमारे मोमेंट्स को स्टील करता है. एंड थीफ कौन होता है? अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स. सो दैट्स व्हाई टाइम वाज कॉल्ड एज थीफ, बिकॉज दे बोथ हैव सेम क्वालिटीज, राइट? अब हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आराम से 20 to 25 मार्क्स कवर करता है, तो इनको अटेंटिवली सुनिएगा. ओके, सो फर्स्ट वर्ड वी हैव प्लॉट. प्लॉट क्या होता है बेटा? इट इज अ प्लान, एक्शन और सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर स्टोरी, मूवी, नॉवल, ड्रामा, ठीक है, और एनी अदर लिटरेरी वर्क. इट शोज हाउ द स्टोरी बिगिंस, डेवलप्स एंड एंड्स. अब हमारे प्लॉट में 5 स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट इज एक्सपोजिशन स्टेज, जिसके अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं ऑफ अ स्टोरी, ऑफ अ मूवी, ऑफ अ ड्रामा और एनी अदर लिटरेरी वर्क आर इंट्रोड्यूस. इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, राइजिंग एक्शन, कन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन डेवलप. मतलब थ्रिलिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी और एक्शन ऑफ द स्टोरी, ठीक है. जितने भी उसमें फाइट्स होनी होती हैं, लड़ाई झगड़े सारे होते हैं, वो राइजिंग एक्शन वाले सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाते हैं. देन वी हैव क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स इज योर टर्निंग पॉइंट, जहां से आपकी स्टोरी एकदम ही टर्न हो जाती है ना. विलेन के पलटने में जाएगी स्टोरी या फिर हीरो की साइड जाएगी, राइट? सो दैट इज योर क्लाइमेक्स. एंड फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन आर द इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमेक्स, ठीक है. लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया, एक पर्टिकुलर चीजें सॉर्ट होगी, सो दैट इज योर क्लाइमेक्स. एंड एट लास्ट वी हैव रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन इज that the conflict is over, everything is solved, now story will go towards the happy ending, है ना. हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है and they are happy, that is your happy ending, है ना. So these are all 5 parts of the plot, जो अगर आपका ये वर्ड अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको अच्छे खासे तरीके से लिख के ये छोटे छोटे पॉइंटर्स वहां पे लिख देना, एक्सप्लेन कर देना, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव थीम. थीम इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ अ लिटरेरी वर्क और नॉवल, ड्रामा और स्टोरी. जैसे कि आप कितनी सारी मूवीज देखते हैं, एक्शन मूवी, हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी. सो दीज ऑल आर द थीम. एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, क्या इनके थीम्स है बेटा, जिसके ऊपर ये पूरी मूवीज बेस्ड है. सिमिलरली नॉवल, ड्रामा और स्टोरीज में भी थीम होती है जिसके ऊपर वो बेस्ड होती है, राइट? थीम कुड बी लव, पॉवर्टी, आइडेंटिटी, betrayal is breaking trust or freedom. Okay, next we have character and characterization. Characters होते हैं all the person who are included in your story, literary work or novel are their characters. Then your characterization is the method by which the author reveals a character or a personality. अगर आपको 9th 10th के चैप्टर्स याद हो तो उसमें किसी भी पर्सन को कैसे डिस्क्रिप्शन दे के रिवील किया जाता था ना, डिस्क्राइब किया जाता था कि अ पर्सन विद लॉन्ग बियर्ड, वेयरिंग हैट एंड ऑल. तो वो क्या था, उसका पहले डिस्क्रिप्शन दिया जाता था, देन हमें उसका नाम पता चलता था.
सो दैट वाज कैरेक्टराइजेशन। एंड ये पहले डिस्क्रिप्शन दे देना एंड बाद में हमें उस पर्सन का नेम से इंट्रोड्यूस करना इज इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। एंड डायरेक्टली इट वुड बी लाइक कि आप डायरेक्ट ही उसका नाम हमें बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेटिंग। सेटिंग इज टाइम, प्लेस एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच अ स्टोरी हैपेंस। सपोज कर लीजिए आप किसी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे उस स्टोरी की जगह मेंशन है। सपोज आप एक फैमिली स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो फैमिली जहाँ पे भी लिव करती है, जहाँ पे भी रहती है, जो भी उनका नियर बाय प्लेसेस है जहाँ पे वो विजिट कर रही है, सो ऑल दोज विल कम अंडर सेटिंग। क्या टाइमिंग्स हैं, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कहीं उस साइड में वॉर तो नहीं हो रही है उस टाइम पे, कोविड नहीं है, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर सेटिंग। देन नेक्स्ट वी हैव नरेटर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। Point of view itself means point of view only, कि what the central idea narrator is having before framing the novel, okay, or story. Narrator is the person who is narrating the story. I करके denote किया जाता है। First person, that is I, is your narrator. The narrator knows all characters. Narrator को पहले से पता होता है all characters, तभी वो हमें स्टोरी बताता है। सपोज मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मुझे पहले से पता है कि आपके एग्जाम में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट, और किसको आप वन डे बिफोर एग्जाम से करके अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएंगे। नरेटर इज अ ओमनी साइंस। ओमनी साइंस इज बेटा अ पर्सन हु नोज एवरीवन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इमेजरी। इमेजरी को आप द वर्ड इमेजिनेशन से रिलेट कर लो। सपोज कर लो कि मैं आपको किसी पर्सन के बारे में अभी बताती हूँ, ठीक है, कि अ पर्सन, देयर इज अ पर्सन हु इज वेयरिंग हैट, वेरी टॉल, हैंडसम एंड हैविंग पिंक नोज। ऑल्दो पिंक नोज नहीं होती है, बट स्टिल I'll take pink nose. He have pink nose, wearing earrings, डार्क कलर कोट। तो अभी आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी होगी, राइट। आपने कुछ कुछ ऐसे अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा वो पर्सन ऐसा लग रहा है, गंदा सा, अच्छा सा एक इंसान। आपने अपने माइंड में एक ड्राइंग या उसका एक रफ स्केच बना लिया होगा, राइट। ऐसे ही यूजिंग योर 5 सेंसेस, जब आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सुनते सुनते उस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जब भी आप अपने माइंड में एक रफ स्केच बना के चलते हैं कि ओके दिस कैरेक्टर लुक्स लाइक दिस, और उसको इमेजिन करके आप पूरी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं सुनना, दैट इज योर इमेजरी। इट इज द लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर यूजिंग द 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। अगर मैंने बोला कि देयर इज अ गर्ल हु सिंग्स वेरी वेल, तो आप उसकी एक अच्छी सी वॉइस अपने माइंड में इमेजिन करके सुन रहे हैं, राइट, तब मेरी स्टोरी आगे सुनेंगे। एंड इफ आई से कि देयर इज अ बॉय हु सिंग्स सो बैड, तो उसकी एक गंदी सी आवाज अपने माइंड में बना के आप लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे सुनना, राइट। सो दीज ऑल आर इमेजरी, कि आप किसी चीज को अज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिमिली। सिमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर से एग्जाम में आ रहा है, तो प्लीज बी अटेंटिव। सिमिली इज यूज फॉर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। अगर हम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और एट अ सेम पॉइंट पे कुछ बोल रहे हैं, तो दैट इज सिमिली। इसमें हम लाइक और एज का यूज करते हैं कंपैरिजन को शो करने के लिए। ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन। कैन अ पर्सन बी लॉयन? नो। कैन अ लायन बी अ पर्सन? नो। बट स्टिल दे बोथ आर कंपेयर्ड टू ईच अदर। ही माइट बी अ पर्सन जिसकी ब्रेवनेस क्वालिटी है, जिसको कंपेयर करा जा रहा है लायन के साथ, राइट। हर स्माइल शाइन्स लाइक द सन। कैन अ सन स्माइल? डज अ सन हैव फेस, टीथ? नो, द आंसर इज नो, ओके। बट स्टिल her smile is compared with sun because she might be smiling so nicely, her smile might be so energetic, so that it is compared to the sun. She is as busy as a bee. The room was as cold as ice. ये आपके एग्जाम्पल्स है जिन्हें आप अगर इसमें शॉर्ट नोट के लिए आता है तो ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे एंड खुद से भी 2-3 एग्जाम्पल्स बना के अच्छे से लिख के आएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। मेटाफर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डूइंग कंपेरिजन, बट हियर वी डोंट कॉल इट कंपेरिजन। यहाँ पे हम इसको सिमिलैरिटी बोलते हैं बेटा। इट मीन्स डिस्क्राइबिंग वन थिंग बाय कॉलिंग इट समथिंग एल्स टू शो सिमिलैरिटी बिटवीन देम। अब मैं 2 सिमिलर चीजें हैं, ठीक है, बट वो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, बट स्टिल दे आर सिमिलर, और मैं उनको एक साथ फ्रेम करके लिख देती हूँ एक सेंटेंस में, तो दैट विल कम अंडर मेटाफर। यहाँ पर भी हम कंपैरिजन ही करते हैं, बट हम
लाइक और एज नहीं लिखते हैं. दैट इज द ओनली रीजन कि वो कंपैरिजन यहाँ पे सिमिलैरिटी बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीव. नाउ कैन अ टाइम बी अ थीव? हाउ? बिकॉज थीव इज अ पर्सन हु स्टील्स थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, थीव एक लिविंग थिंग है एंड टाइम इज नॉट लिविंग थिंग, इट्स नॉट अ पर्सन, है ना. बट स्टिल वाई दे हैव सिमिलैरिटी? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम? कि जो टाइम होता है वो हमारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स को, या पूरे मोमेंट, लाइक एट लास्ट ऑल द मोमेंट्स को स्टील कर लेता है. सपोज कल आपका बर्थडे था एंड आपकी सारी फैमिली वहां पे आई हुई थी एंड आप सब लोग बहुत खुश थे, सारे रिलेटिव्स थे. बट जब मॉर्निंग में आप सो के उठते हैं, क्या आपके वो रिलेटिव्स वहां पे आपके साथ होंगे? नहीं ना. बिकॉज माइट बी सम आपके साथ हो सकते हैं कुछ लोग, बट नॉट एवरीवन, राइट. बिकॉज एट दैट टाइम तो दे वर इन्वाइटेड इन योर पार्टी, बट मॉर्निंग में तो पार्टी खत्म होगी तो सब घर जाएंगे, है ना. सो जो टाइम वो नाइट वाला था, दैट कांट बी recreated in the morning, है ना. So in that way कि time also steals our moments. And thief तो सबको पता है, a person who steals things, चोर, right, he steals things. So that's why they both are similar in qualities. That's why time is compared to a thief. एक और example है, her voice is music to my ears. इस तरीके से आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख के आइएगा बेटा एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की क्वालिटीज दे के जब एक्सप्लेन करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सो दैट विल कम अंडर पर्सोनिफिकेशन. वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है. सपोज कर लो कि जब भी हवा चलती है एंड उस हवा के प्रेशर से हमारे पत्ते हिलते हैं, तो देयर इज अ सॉफ्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड, है ना. उस साउंड को वी कैन से कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. इसको हम एक फ्रेज में लिख रहे हैं, लिटररी फ्रेज है ये हमारा, डीप मीनिंग कन्वे करने वाला, कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. अब अगर हम इसको लैंग्वेज वाइज देखें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि विंड ने ट्रीज से हल्के हल्के से बातें की. पर क्या विंड एक लिविंग थिंग है जो वो बात कर सकती है? क्या वो बोल सकती है? कैन इट स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज? द आंसर इज नो. बट स्टिल इट इज रिटन ओवर हियर कि द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. क्यों बेटा? बिकॉज ये पर्सोनिफिकेशन हो रही है यहाँ पे. हम एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे रहे हैं. द विंड इज गिवन द ह्यूमन एबिलिटी टू विस्पर. Winds cannot speak, we all know, but this personification creates a gentle, peaceful image. See, वो जो नॉइस होती है ना, हल्की सी आवाज जो आती है जब तेज तेज हवा चलती है और फिर पत्ते हिलते हैं, उस आवाज को we had mentioned as whispering. हमने बढ़ा चढ़ा के उसको अच्छे से और डेकोरेट करके बोल दिया है कि it's whispering, okay? But although it can't whisper, so personification is as simple कि giving human qualities to non-human things, non-living things, sorry. Next we have irony. Irony is a contrast. क्या सोचा था क्या हो गया, जो हो गया वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया जो नहीं सोचा था. Kind of this. In this जो appearance होता है वो reality से totally difference होता है. मतलब what we have expected and what have happened is totally opposite to each other. दोनों ही चीजें एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं. When reality is different from the appearance or opposite of what is expected happens, or what is said is different from what is meant. ठीक है. Now हमारी जो irony होती है वो 3 टाइप की होती है. फर्स्टली आपको irony क्लियर होना चाहिए कि जो सोचा था और जो हुआ वो उसका एकदम ही अपोजिट हो गया. What happened is exactly opposite to what was expected. मैंने जो expect किया था, जो मेरे साथ हुआ, उससे एकदम ही उल्टा हो गया. That was not unexpected. Sorry, expected. Okay. So we have 3 type of irony: verbal irony, situational irony, and dramatic irony. Verbal irony is when we say something but means opposite. इतनी जल्दी पढ़ना कैसे शुरू कर दिया आप लोगों ने बेटा एग्जाम्स के लिए? So इतनी जल्दी, आर यू ऑल स्टडिंग टू अर्ली फॉर द एग्जाम? द आंसर इज नो. बट आई सेड, व्हाई आई सेड इतनी जल्दी? दैट इज वर्बल एरनी. मैं जो बोल रही हूँ मैं वो मीन नहीं कर रही हूँ, राइट? आई एम स्पीकिंग दिस थिंग इन अ sarcasm, although no, it's not a sarcasm, it was just an example.
ओके, वी ऑल नो कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इट्स फाइन, वी आर हियर, वन शॉट के थ्रू आप पढ़िए एंड लकीली आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे। सो वर्बल एरोनी के अंदर हम एक सरकास्टिक वे में चीजें को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you step outside during a thunderstorm and say wow what a beautiful weather. See, it's an sarcasm ना, जैसे अभी मैंने बोला। So this example you can write in exam, और जो मैंने बोला वो मत लिख के आ जाना एग्जाम में प्लीज, ठीक है। Here you can clearly see that you doesn't mean that, sorry you haven't mean that, right? You step outside during a thunderstorm, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा बिजलियां भी गिर रही है, बादल फट रहा है, एंड आप बाहर जाते हो ना, आप बोल रहे हो वाह व्हाट अ वेदर, लेट्स क्लिक अ सेल्फी। तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं बोलने वाले हैं, बट स्टिल अगर आप बोलते हैं देन आप वो एक सरकास्टिक वे में बोलेंगे, राइट? सो दैट इज योर वर्बल एरनी। नाउ वी हैव सिचुएशनल एरनी। इट मीन्स शॉक, आपके साथ जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, और जो हुआ दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, so you will be in shock, ठीक है? तो it creates shocks or surprises. When an event happens that is the opposite of what was everyone expected, that is your situational irony, जैसे कि मैंने अभी बताया। For example, आपके फायर स्टेशन में आग लग जाती है, so everyone will be shocked after hearing this, है ना? कि यार फायर स्टेशन तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस था, उसमें आग लगी है, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? सो दैट इज सिचुएशनल एरनी। दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट इन योर एग्जाम ऑल्सो। हाँ, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, बस इतना ही एग्जाम्पल है। इसके नीचे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख के आएंगे बेटा एग्जाम में, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ना, आपको अच्छे खासे नंबर भी मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, सो वी एक्सपेक्टेड फायर स्टेशन टू बी the safest place from fire, है ना? But if it starts burning, so the outcome is erroneous because it was not expected. Everyone will be surprised after hearing this. Although it's not surprising, fire can take place anywhere, right? You just have to be so careful. Now last we have dramatic irony. ड्रामेटिक एरनी इज लाइक, आप कितनी सारी मूवीज देखते हैं, कितने सारे सीरियल्स देखते हैं, उसमें जो आपके फेवरेट कैरेक्टर होते हैं, अगर वो कोई चीज रख के भूल गए एंड आपको मतलब लाइक किसी सीन था कि अभी कोई किचन में खाना बना रहा है एंड वो फोन पे बात कर रहा है, उसने वो फोन किचन में ही रख दिया एंड वो बाहर लॉबी में चला गया, एंड नाउ दैट पर्सन इज सर्चिंग हिज फोन और हर फोन। तो अब वो उसको नहीं पता है, वो आपको आप जो भी सीरियल देख रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, उसमें आपको फोन ढूंढता हुआ दिखेगा, बट आपको पता है कि दैट फोन इज इन द किचन, बट दैट पर्सन डजंट नो कि फोन कहाँ है, तो वो ढूंढ रहा है। सो दैट इज योर ड्रामेटिक एरनी। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट नो, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, कि ऐसा कुछ सीक्वेंस या ऐसी कोई चीज जो ऑडियंस को पता है बट द कैरेक्टर हु आर प्लेइंग द रोल्स, और लाइक वेदर इन स्टोरी, वेदर इन मूवीज, वेदर इन नॉवेल्स, जो चीज आप सपोज आपने कोई नॉवल पहले से पढ़ी हुई है तो आपको वो चीजें पता है, बट आपके सामने कोई फ्रेंड है जिसने वो नहीं पढ़ी तो उसको कुछ चीजें उसकी नहीं पता होंगी, राइट? तो जो चीजें आपको पहले से पता है, तो दैट इज ड्रामेटिक इरनी, इट विल कम अंडर ड्रामेटिक इरनी। फॉर एग्जाम्पल, in Romeo and Juliet, the audience knows Juliet is alive, but Romeo thinks she is dead and takes his life. ये एक अच्छा एग्जाम्पल आप लिख के आना प्लीज, अगर एग्जाम में एरनी आता है, कि रोमियो और जूलियट में जो मूवी थी उसके अंदर जो हमारी जूलियट थी, शी वॉज लाइव बट रोमियो डजंट नो, ही डजंट नो कि वो जिंदा है या नहीं है, ही थॉट कि शी इज डेड, तो ही ऑल्सो टेक्स हिज लाइफ अवे। Okay, dramatic irony is used to build suspense, tension or emotional impact. Situational irony is used to make surprises, shocking reactions, okay? And verbal irony is to be sarcastic. अगर हम किसी को कोई taunt मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो that will come under verbal irony. Irony is important, so इसको एक और बार go through कर लेना. Next we have symbolism. Symbolisms are used to represent or convey deeper meanings और idea. कुछ words होते हैं special words जिनके पहले से ही special meanings mention किए जा चुके होते हैं,
बस अगर आपको ऐसे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस और वो फिगर ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में सिंबॉलिज्म यूज्ड है। जैसे डव है तो डव का मतलब होता है पीस, रेड रोजेस है मीन्स लव्स, लाइट नॉलेज और होप, रेन सैडनेस और न्यू बिगनिंग्स को डिनोट करेगा, हार्ट लव एंड इमोशन, ब्रोकन मिरर बैड लक और ब्रोकन आइडेंटिटी। देन वी हैव फ्लैग, फ्लैग हमारी नेशन और यूनिटी को डिनोट करेगा। आपने ये बेटा लर्न कर लेना है, किसी भी सेंटेंस में ये गिवन हो या दिख जाए आपको ऐसे वर्ड्स तो उस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच जो यूज होगी दैट विल बी आर सिंबॉलिज्म। देन वी हैव एलिट्रेशन, एज यू नो कि वी हैव 5 वॉवल्स एंड रिमेनिंग 21 कंसोनेंट्स। तो जो भी हमारे कंसोनेंट्स होते हैं उनके बिगनिंग साउंड्स की रेपिटेशन आपको जिस भी सेंटेंस में दिख जाए that in that particular sentence alliteration is used as a figure of speech. For example, the silver sun shines softly, S है ना। The dark days brings dull dreams, D and D consonants आ गए in the beginning में ही repeat हो रहा है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, here D, so this is alliteration. Busy bees buzzed by, B. Try to learn these, or otherwise if your understanding is that much too good then it is very good कि आप खुद से ये लिख सके एग्जाम में, then that is nothing could be better than this. Okay, now we have assonance. assonance में हमारे vowels की repetition sound आती हैं, repetition of vowel sound in nearby words. For example, the light of the fire is a sight, I and I, right? I repetition में आ रहा है and its की जो beginning sound है light में E, fire में fire का E, sight E, that is I, repeat हो रहा है. Let's see more example. Hear the mellow wedding bells, E and E, है ना। इफ यू वांट तो आप यही वाले एग्जाम्पल लिख के आ जाना चाहे तो। रेपिटेशन ऑफ ई साउंड आ रहा है ना वॉवल्स। ट्राई टू लाइट द फायर, अगेन आई फायर का जो स्ट्रेच्ड बिगिनिंग साउंड आ रहा है हमारे पास आई, लाइट फायर आई, सी दैट इज assonance. नाउ वी हैव कंसोनेंस. कंसोनेंस इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ अगेन कंसोनेंट्स एट द एंड. अभी हमने एलिट्रेशन में जो हमारे कंसोनेंट्स है उनका बिगनिंग साउंड फ्रंट में आ रहा था ना, एट फर्स्ट प्लेस. तो जो हमारा कंसोनेंट्स है इसमें बिगनिंग साउंड कम्स एट द एंड, और जो एंड का वर्ड होता है दैट इज आर फर्स्टली कंसोनेंट होगा एंड रिपीटेटिवली होगा. सी पीटर पैटर, आर. द लंपी बम्पी रोड, वाई. ठीक है, दिस इज योर कंसोनेंट्स. दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि जो एलिट्रेशन होगा फिगर ऑफ स्पीच उसमें कंसोनेंट का बिगिनिंग साउंड स्टार्टिंग में आ जाएगा, डार्क डेज डी, एंड जो कंसोनेंट होगा उसमें बिगिनिंग साउंड और जो लास्ट का लेटर होगा वो कंसोनेंट होगा एंड बिगिनिंग साउंड लास्ट में आएगा. सी आर लास्ट के वर्ड सेम होंगे. देन वी हैव ओनोमेटोपोइया. सपोज कहीं से वाटर गिर रहा है तो उस पे हर जगह उसके गिरने की आवाज ऐसे टिप 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 ही आएगी, राइट. कहीं पे जाके रिंगा रोजेस या ट्रंग ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाज नहीं आएगी. दिस इज द यूनिवर्सल जस्टिफाइड थिंग, है ना. सो सिमिलरली जितने भी नेचुरल चीजें होती हैं उनकी जो भी नेचुरल साउंड होती है दैट विल रिमेन सेम एंड इट विल कम अंडर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल जो कैट होती है वो म्याओ म्याओ ही करती है. ऐसा नहीं होगा कि अब आप दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो वहां पे कैट वो करेगी. नो, कैट विल डू ओनली म्याओ म्याओ, राइट. सो वर्ड्स दैट इनिशिएट्स और रिप्रेजेंट अ नेचुरल साउंड आर ओनोमेटोपोइया. ठीक है, ये इस फिगर ऑफ स्पीच में आएंगे. अगर एग्जाम में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी चीज की नॉर्मल और नेचुरल वॉइस दिख जाए, लाइक द कैट सेज cat was doing meow meow or was saying meow meow, or dog was woofing, or water was splashing, जो मैंने tip tip बोला, to that way in English we say splash.
splash, ठीक है. Buzz, sound of bees, bang, sound of gun, and clap. साउंड ऑफ क्लैप यू ऑल नो, है ना. ऐसे जिस भी सेंटेंस में ऐसे नेचुरल साउंड्स दिख जाए तो वो ओनोमेटोपोइया स्पीच यूज होगी वहां पे, एंड आप उसको लिख सकते हैं. बेटा एग्जाम में आपके इस तरीके से नहीं आएंगे कि मतलब इस तरीके से भी आएंगे कि आपको ये प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच के नेम दे दिए जाएंगे एंड यू आर सपोज टू एक्सप्लेन देम. वो इट विल कम अराउंड फॉर 20 मार्क्स. बट उसके बाद भी ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको सेंटेंस दिए गए होंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दोज पर्टिकुलर सेंटेंसेस. ये भी अच्छा खासा 10-15 नंबर का आता है. सो प्लीज ध्यान दीजिए एंड अच्छे से सुनिए. नेक्स्ट वी हैव टोन. टोन इज जस्ट द एटीट्यूड ऑफ द राइटर और द ऑथर. वो किस सरकाजम में आपको स्टोरी बता रहा है, हंसते खेलते बता रहा है, एंग्री होके बता रहा है, रोते रोते बता रहा है. डिपेंड्स ऑन द author. So the tone is the writer's attitude expressed through choice or words. उसके वर्ड से पता चल जाता है आपको उसकी टोन कि वो हैप्पी है, एंग्री है या सरकास्टिक वे में आपको स्टोरी नरेट कर रहा है. नाउ वी हैव मूड. मूड इज द इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द ऑथर. डार्क, चीयरफुल, सस्पेंसफुल. अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो जो थ्रिलर है तो उसमें आपके पास काफी सारा सस्पेंस होगा, आपको सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है. नाउ शी ओपन द डोर एंड शी कांट सी एनीथिंग, देयर वाज अ साउंड व्हिच शी कैन हियर फ्रॉम हर बैक. सो ऑल दीज थिंग्स आर द सस्पेंस. और अगर चीयरफुल है तो है ना आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी वो ड्रामा या स्टोरी सुन के. दैट विल कम अंडर चीयरफुलनेस. और डार्क है तो इस तरीके से लाइक मूड कुड बी एनीथिंग, डिपेंड ऑन दी ऑथर. नेक्स्ट वी हैव डिनोटेशन. डिनोटेशन सिंपल सा डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं. यू कैन से इट इज रेफर टू द लिटरल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड. यू जस्ट हैव डिनोटेशन. डिनोटेशन इज बेसिकली द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल स्नेक. इन डिक्शनरी अगर आप स्नेक वर्ड सर्च करोगे तो उसका आपको मीनिंग क्या मिलेगा? अ लॉन्ग लेगलेस रेप्टाइल. Home, a place where a person lives. Cheap, low in price. Blue, a color. Denotation is referred to the literal meaning and dictionary meaning of a word. Basically, dictionary meaning of a word comes under denotation as a figure of speech. Now we have apostrophe. Apostrophe is a punctuation mark mainly used for showing the possession or shortening the words. सपोज आपको डू नॉट है, आपका डू नॉट है, देन यू हैव टू मेक इट अ शॉर्ट. यू विल जस्ट डू यू विल राइट DONN apostrophe एंड T. ठीक है. डोंट बन गया ये आपका डू नॉट. और यू कैन डू इट डोंट ऑल्सो. यू कैन रीड इट डोंट एज वेल. देन आई एम, आई, देन एम. कांट, कैन नॉट, कांट. इट इज और इट हैज, इट स्लैश एंड एस. राइट. नाउ वी हैव पैराडॉक्स. एक ऐसा सेंटेंस जो डीपर मीनिंग कन्वे करता है विच आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड, कम्स अंडर पैराडॉक्स एज अ फिगर ऑफ स्पीच. अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ बट होल्ड्स ट्रुथ. फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू लर्न द लेस यू नो. आप जैसे जैसे नॉलेज गेन करना करते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने अभी कितनी और चीजें सीखनी है जो आपको अभी भी नहीं आती हैं. Your enemy's friend is your enemy. Now it's very confusing, but अगर आप इसको अपने माइंड से 2-3 बार फिर से रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा that it conveys a very deep meaning. Then we have hyperbole. Figure of speech where writer exaggerates something to make it sound much bigger, smaller, better or worse than it really is. मतलब बड़ा चढ़ा के बोल देना. How many times I have told you to study and before exams, ठीक है, but still you are studying one day before. So this is how I am hyperboling it. ठीक है कि मैं how many times के बदले अगर मैं बोलूँ millions of time I have asked you to start preparing before a week exam from a exam, but still आपने अभी एक दिन पहले ही आना है पढ़ने के लिए. Although example था, jokes apart. Example for your exams you can write it like, I have told you millions of times to do anything, like to complete your homework or to wake up early.
ठीक है, सो ये मिलियंस यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज हाइपरबोल, बिकॉज मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। कैन अ पर्सन स्पीक्स मिलियंस ऑफ टाइम जस्ट अ सिंगल थिंग? नो वन कैन, ठीक है, बट बढ़ा। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स और मॉडल्स जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला है कैन और कैन बी। ये आपको बेटा सिंपल ऊपर क्वेश्चन देके नीचे ये वर्ड्स दे देंगे कि एक्सप्लेन देम। सो कैन और कैन बी, कुड, मे, माइट, मस्ट। सो ये एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कैन और कैन बी हम यूज करते हैं टू आस्क परमिशन, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। टू आस्क परमिशन इज लाइक कैन आई टीच और कैन आई कम इन, तो हम इसमें एज अ परमिशन यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी, कैन यू कम टुमारो, so I'm asking you, ठीक है, the thing coming or not coming is up to you, that is possibility. Ability, आप अपनी खुद की ability check करो, can I do this? Yes, obviously anyone can do anything, but here can I do this will go like we are checking the ability. Then we have could is basically हम use करते हैं जब हम किसी से कुछ चीजें request कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, ठीक है, या हम कुछ बता रहे हैं किसी के बारे में पास्ट का, दैट इज पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, है ना। शी कुड रिकॉग्नाइज ऑल द लेटर्स, हमने पास्ट एबिलिटी में बता दिया। पोलाइट रिक्वेस्ट इज कुड यू प्लीज ओपन द डोर, एंड पॉसिबिलिटी इज शी कुड डू दिस, यू ऑल कुड पास, है ना, you all could get passed. Then may is also used for asking permissions or possibility. May I come in? May I go there? है ना। might, weak possibility, जिस चीजों में हम श्योरिटी नहीं होती है हमारे पास। एग्जाम्पल, it might rain today, it might not rain today, है ना। it might be a sunny day. Then we have must, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, जहां पे हम एकदम हमें पता है पक्का पक्का यही है, सो दैट इज मस्ट। हम वहां पे मस्ट यूज करेंगे फॉर शोइंग स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। यू मस्ट ओबे द रूल्स, जहां पे भी रूल्स आ गया तो हमने ऑब्लिगेशन लगा दी वहां पे कि यस दिस थिंग इज पर्टिकुलर एंड हैज टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर वे ओनली, ठीक है। यू मस्ट स्टडी बिकॉज टुडे इज योर एग्जाम और टुमारो इज योर एग्जाम, है ना। Now have to, external obligation, जो rules और law के लिए पक्का पक्का है कि ये ऐसे ही होगा। I have to submit the assignment by Monday. You have to study before exam. You can't study in the exam, right? While scrolling your question paper. And then we have should. हम किसी को कुछ चीज सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो हम शुड को यूज करते हैं यूजुअली। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड लिसन मोर अटेंटिवली, है ना। देन ओथ टू, सम मॉरल ड्यूटीज को बताने के लिए हम ओथ टू यूज करते हैं। वी ओथ टू हेल्प द पुअर्स, समथिंग विच इज बाउंडेड। नाउ विल हम अपनी फ्यूचर की जितनी भी चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, अपनी विलिंगनेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं, और प्रोमिसेस के लिए भी हम विल यूज करते हैं सेंटेंसेस में, है ना। आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल प्रॉमिस टू मैरी यू, है ना। विल यू प्रॉमिस टू मैरी मी, काइंड ऑफ, ओके, जोक्स अपार्ट। देन वी हैव विल हम फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स के लिए यूज करते हैं, अपनी विलिंगनेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं, और प्रोमिसेस के लिए भी विल यूज करते हैं सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो। देन वी हैव वुड, अगर हम किसी से भी कुछ भी पोलाइटली बात कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज वुड, ठीक है। हम कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको वुड से स्टार्ट करेंगे, सो दैट टू मेक इट लुक मोर पोलाइट और एज अ रिक्वेस्ट। वुड यू लाइक टू हैव tea? When we were children we would play outside, है ना। Then shall, for asking something like as a suggestion or offering something, है ना। Like shall I start, shall we start, suggestion है। I shall return, formal promise, it's a promise for yourself, है ना। Need not, no need to do something, अगर इफ देर इज समथिंग जो हमें नहीं करना है, एज इफ नाउ हमें उसे करने की जरूरत ही नहीं है, तो उन सेंटेंसेस में हम नीड नॉट यूज करते हैं। लैक ऑफ नेसेसिटी, ही नीड नॉट
pay the fees now. He does not have to pay the fees at this moment of time. अभी के लिए we don't need to do that thing, है ना. You need not worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. कब तक नहीं है that I don't know, but चिंता करने की जरूरत नहीं है. Okay, jokes apart. We have next word as used to. Yeah, I have written here. यूज टू जो होता है पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है या पास्ट सिचुएशन को. आई यूज टू वेक अप लेट ड्यूरिंग लॉकडाउन. शी यूज टू लिव इन दिल्ली. ही यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग. ऑल दीज सेंटेंस विल यूज टू फॉर देयर फ्रेमिंग. ओके, नाउ वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर वर्ड्स. ये हमारे सारा ग्रामर पोर्शन है बेसिकली, जो आई एक्सपेक्ट कि आपको आना चाहिए, आता होगा. तो बस एक बार गो थ्रू कर लो एंड यू आर रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम्स. फर्स्ट आर्टिकल्स. ये बेटा आपको ना एज अ फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चंस आएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, एंड दैट करेक्ट वर्ड विल बी लाइक आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, कंजंक्शंस हो सकते हैं, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहाँ पे यूज करते हैं. सो एक बार जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए. आर्टिकल्स एंड द जो भी होते हैं ये वर्ड्स होते हैं, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं. यूजुअली हम इनको नाउन्स के पहले लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल. एन इज आर आर्टिकल. ही इज अ टीचर, अगेन आर आर्टिकल. देन वी हैव prepositions, words which shows relationship between places, times और directions. जो भी हमें बताते हैं कि किसका किससे क्या रिश्ता है, वो छोटा सा वर्ड जो एक दो चीजों को ज्वाइन करके हमें एक रिश्ता बता देता है, दैट इज दो चीजों को ज्वाइन कर देता है बेसिकली. शी सैट ऑन द चेयर. अगर हम इस बीच में ऑन ना लगाएं तो शी सैट अलग है, द चेयर अलग है, और इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है? ऑन. ऑन इज आवर प्रीपोजिशन. ऑन, इन, एट, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ओवर, अंडर, अबव एंड और भी काफी सारे प्रीपोजिशंस हैं जो आप एक बार देख लीजिए. देन वी हैव कंजंक्शंस. ऐसे वर्ड जो भी और वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं एक साथ, कॉल्ड एज कंजंक्शंस. दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्मॉल वर्ड्स होते हैं एंड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थोड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं एज कंपैरेटिवली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड, बट, और, नॉर, यस, येट, so are your coordinating conjunctions. She bought a pen and a notebook. And he is rich but unhappy. But do you want tea or coffee? और बेसिकली जो भी हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड जो हमारे बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए वी यूज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. They are because, although, if, when, while, since, till, unless, before, after. जो because होता है वो reason को show करने के लिए use होता है. She stayed home because it was raining. Why did she stay home? Because it was raining. This is a reason. Although shows the contrast. Although he was tired, but still he finished his work. वो थका हुआ था but फिर भी उसने काम किया, है ना? It is showing the contrast. Then we have if you study you will pass. Still the contrast is shown. Then we have pronouns. Replaces nouns, है ना? जो ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं are pronouns. We all know this. I, you, he, she, it, they, him and all. राधा इज माई फ्रेंड. यहाँ पे हमने राधा लिखा हुआ है तो इट इज आर नाउन, बट अगर राधा को हटा के शी लिख दिया देन इट बिकम्स आर प्रोनाउन. यहाँ पे हमारे प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर दिया, राइट? देन वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स. इज, एम, आर, वॉज, वर एंड ऑल. शी इज रीडिंग. दे वर वेटिंग, है ना? दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. देन वी हैव मॉडल वर्ब्स. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, जो हमने अभी पीछे पढ़ लिए कि हम इनको यूज कैसे करते हैं, इनका यूज भी हमने अच्छे से पढ़ा है. सो नाउ वी आर डन विद द सिलेबस. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. इसके अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी हैविंग एन
अनसीन पैसेज, और उसी के बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑफ 10 और अराउंड 20 मार्क्स आई गेस। वो आई एक्सपेक्ट आप लोग अच्छे से करके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से करके आना। एंड आई होप अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आप सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, डोंट वरी। एक और बार चाहिए तो एक और बार इसको दोबारा से देख लीजिए एंड अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। एंड आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, अगर आपको उसका भी वन शॉट चाहिए तो प्लीज कमेंट में अपना सब्जेक्ट कोड मेंशन कर देना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। नाउ अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, डिटर्मिनर्स। ये भी एज अ फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा, बट yes it will come around 10 to 15 marks as well, because पूरी fill in the blanks के questions की एक साथ ही शीट होगी आपके पास जिसमें आपको डिटर्मिनर्स भरने होंगे। सो डिटर्मिनर्स हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। पहला डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, दिस दैट दीज दोज जिन भी वर्ड्स में यूज होगा आर योर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। देन वी हैव possessive determiner, these are mine books, these are my books, mine books, ठीक है। then we have possessive, shows belongings, my, your, his, her, its, मतलब बेसिकली इनमें स्टार्टिंग में प्रोनाउन आपको लगा देना है। जिन भी सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में प्रोनाउन दिखे दैट इज योर पोजेसिव डिटर्मिनर्स। और अगर ब्लैंक में फिल करने के लिए आए कि फिल द डिटर्मिनर्स, कौन सा आएगा, बैग इज न्यू। सो लाइक आपको अपनी बिलोंगिंग बतानी है, किसी और की बिलोंगिंग बतानी है तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ठीक है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स आर सम, फ्यू, कितना, थोड़ा, ज्यादा, कम, आधा। दीज आर ऑल योर क्वांटिटीज। वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, राइट? Yeah, actually we all have many problems. Then we have numbers, determiners. Determiners I haven't written here, but yes, these all are type of determiners, so I'm writing D over here. Numbers are simple, 1 2 3 4. 2 students were absent, 5 7, you can put any number, ठीक है। Then we have distributives, each, every, either, neither, जो specify करता है कि actual amount कितना है हमारे पास।